Welcome to Weekly Current Affair. Today we will discuss all the current affairs from 19th of December to 25th of December 2022. Which country removed from UN Commission on the Status of Women? ठीक है, यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है, उसका नाम है यूएन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन। मतलब कि वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज़ हैं जो इसके पार्ट हैं, ठीक है, उस वहाँ पे वुमेन की क्या कंडीशन है वो उनकी कंडीशन को अच्छा करने के लिए जो है ये कमीशन बनाया गया है। कहाँ पे? यूनाइटेड नेशन के अंदर। सो कौन सी कंट्री है जिसको रिमूव किया गया है इससे? दैट इज़ ईरान। तो ईरान में हिजाब के ऊपर आजकल बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। लड़कियां और औरतें जो है वो हिजाब यहाँ पे नहीं पहनना चाहती है। इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। उस प्रोटेस्ट को रिमूव करने के लिए सरकार इनके ऊपर बहुत सारा लाठीचार्ज कर रहे हैं। बहुत सारी लड़कियाँ यहाँ पे मर भी गई हैं, ठीक है, इस प्रोटेस्ट में। तो उसके बेस पे क्या हुआ, उसके बेस पे एक वोटिंग हुई, ठीक है। 54 मेंबर की वोटिंग हुई, जिसमें 29 जो वोट थे वो ईरान के अगेंस्ट चले गए। और इसमें से 16 बंदों ने जो है 16 जो कंट्रीज़ थी उन्होंने क्या किया, इन्होंने इस वोटिंग में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। और इंडिया भी इसी में है, इंडिया ने भी इससे एब्सटेन किया था इस वोटिंग से। मतलब कि इंडिया ने भी इस वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो इसके बेस पे क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन जो है वहाँ पे यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन है, उन्होंने ईरान को इस ग्रुप से बाहर निकाल दिया है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, ठीक है, ये 1946 में बना था, ठीक है। क्यों बना था? ताकि जो वुमेन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितनी भी वुमेन्स हैं, लड़कियाँ, उनको जेंडर इक्वालिटी हो, वुमेन के एम्पावरमेंट हो, ठीक है, वुमेन को ऐसे तुच्छ ना समझा जाए, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन वुमेन बिकेम ऑपरेशनल इन जनवरी 2011 से जो है ये स्टार्ट हुआ था। So which city makes solar panels mandatory for new house built after 2025? So A टोक्यो, जापान। सो टोक्यो सिटी जो है वो जापान की है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने 2025 के बाद जितने भी घर बनेंगे, उन्होंने ये लॉ बना दिया है कि जितने भी घर 2025 के बाद बनेंगे उस पर सोलर पैनल जो है उनकी छतों पे होने चाहिए, ताकि जो सारी की सारी एनर्जी है इस पर्टिकुलर घर के लिए वो यहीं से प्राप्त हो, ठीक है, जो सूरज के थ्रू वो प्राप्त हो, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? दैट इज़ टोक्यो, जापान में, ठीक है। ये जापानीज़ कैपिटल है ये, ठीक है, टोक्यो, ठीक है। जितने भी घर बनेंगे वहाँ पे लार्ज स्केल होम बिल्डर्स आफ्टर अप्रैल 2025 मस्ट इंस्टॉल सोलर पावर पैनल्स, ठीक है। हर घर में सोलर पावर पैनल्स होने चाहिए, ताकि जो कार्बन एमिशन है वो, इस कंट्री का जो कार्बन एमिशन है वो कम हो, ठीक है। आजकल क्या है, जो जापान है कार्बन एमिशन में 5वें नंबर पे है। तो पहले नंबर पे कौन है? चाइना है। पूरे वर्ल्ड का 29% जो कार्बन एमिट करता है वो चाइना करता है। दूसरे नंबर पे यूएस से 14%। इंडिया तीसरे नंबर पे है, 7.09% जो है वो कार्बन एमिट करता है। फिर रशिया 4.65% और फिर जापान 3.47%। हु बिकेम ऑफिशियल पार्टनर विद FIH मेंस वर्ल्ड कप 2023? 2023 में जो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी मैन का जो वर्ल्ड कप हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है? वो उड़ीसा में हो रहा है। उड़ीसा में कहाँ पे? भुवनेश्वर और राउरकेला में हो रहा है, ठीक है। उसका जो ऑफिशियल पार्टनर है वो बना है टाटा स्टील्स, ठीक है। ये 15वां एडिशन है मैन वर्ल्ड कप 2023 हॉकी में, ठीक है। और इंडिया जो है 15 में से जो है चौथी बार जो है इंडिया इसको होस्ट कर रहा है। अब कुछ और क्वेश्चन है। सुनील छेत्री मेल ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22 का है। मनीषा कल्याण फीमेल है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन बेस्ट प्लेयर ऑफ 2021 एंड 22। संतोष ट्रॉफी विनर केरला। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कतर में हो रहा है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहाँ पे हो रहा है? नॉर्थ अमेरिका में होगा, ठीक है। अंडर 17 फीमेल वर्ल्ड कप कहाँ पे हो रहा है? इंडिया में 2022 में इंडिया इसको होस्ट करेगा, दैट इज़ ऑफ फुटबॉल का है। बाईचुंग भूटिया स्टेडियम कहाँ पे है? दैट इज़ इन सिक्किम। Who became England's youngest cricketer to debut in Test cricket? That is a रेहान अहमद। रेहान अहमद के जो पापा थे, फादर है, वो कहाँ के हैं? वो पाकिस्तान के हैं। उसके बाद ये शिफ्ट हो गए थे कहाँ पे? इंग्लैंड में। जो रेहान अहमद है उनका जन्म भी इंग्लैंड में ही हुआ था, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है, अभी रेहान अहमद जो है वो यंगेस्ट क्रिकेटर बन गए हैं, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ इंग्लैंड। दैट इज़ जो पहले थे ब्रायन क्लोज,
ठीक है। ब्रायन क्लोज थे जो कि सबसे यंगेस्ट टेस्ट क्रिकेटर थे इंग्लैंड के, ठीक है। रेहान अहमद अभी कितने हैं, 18 साल और 126 दिन के हैं, तो इनका जो है डेब्यूट पाकिस्तान के अगेंस्ट हुआ है। सो दादा साहेब फाल्के अवार्ड 1989 किसको मिला है, लता मंगेशकर, वेरी इंपॉर्टेंट। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2018 अमिताभ बच्चन को, ये आपने तीनों याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2019 रजनीकांत को और 2020 का मिला है आशा पारेख को। 68 नेशनल फिल्म अवार्ड, बेस्ट मूवी सोराराय पोत्रू, बेस्ट एक्टर दैट इज अजय देवगन एंड सूर्य। तो हु बिकम्स इंग्लैंड्स यंगेस्ट क्रिकेटर टू डेब्यूट इन टेस्ट क्रिकेट, दैट इज रेहान अहमद। डैश डैश इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया टू मार्क विक्ट्री ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। जो 1971 में जो लिबरेशन वॉर हुई थी, बांग्लादेश जिससे आज़ाद हुआ था पाकिस्तान से, तो उसमें इंडिया का बहुत ही ज़्यादा रोल था, ठीक है। तो 16 दिसंबर को क्या हुआ था 1971 को, पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान ने पूरी तरह से क्या कर दिया था, सरेंडर कर दिया था इंडिया के सामने, और जिसकी वजह से क्या हुआ, बांग्लादेश जो एक आज़ाद कंट्री बना था। तो उसी को याद रखते हुए इंडिया क्या मनाता है 16 दिसंबर को, विजय दिवस, ठीक है। 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, ठीक है। पाकिस्तान फोर्सेस के एक जनरल कौन थे, अमीर अब्दुल्ला खान नाजी। उन्होंने इंडिया ने 93,000 जो उनके सैनिक हैं उनको बंदी बना लिया था, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ, जो ये जनरल है, जनरल अमीर अब्दुल्ला खान, इनको सरेंडर करना पड़ा, ठीक है। और इसकी वजह से बांग्लादेश जो एक नई कंट्री उभर के सामने आई थी। तो ये 13 दिन ये वॉर चली थी, ठीक है। 3 दिसंबर 1971 से 16 दिसंबर 1971 तक। सूर्य किरण इज अ जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, दैट इज नेपाल। आंसर डी, ठीक है, नेपाल। इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण जॉइंट एक्सरसाइज होती है। इसका जो 16वां एडिशन है इंडिया नेपाल के बीच में सूर्य किरण का, वो कहाँ पे हो रहा है, वो नेपाल का आर्मी बैटल स्कूल है जिसका नाम है सलझंडी, वहाँ पे ये हो रहा है। इससे पहले जो 15 जो पिछले साल हुआ था इंडिया नेपाल के बीच में सूर्य किरण मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज, वो पिथौरगढ़ उत्तराखंड में हुआ था। अब कुछ और क्वेश्चन है। नोराउल मतरूशी, फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट ऑफ यूएई, ठीक है। First Gulf country to establish relationship with Israel, that is UAE. First Arab nation to start Mars mission, that is UAE. Abraham Accord between UAE and Israel. World's first paperless government, UAE. समृति एंड बोंगो सागर किसके साथ है एक्सरसाइज, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ये आपने ध्यान रखना है दोनों, ठीक है। पुलित्जर अवार्ड फॉर रिपोर्टिंग फाहमीदा जो कि बांग्लादेश की है, इनको मिला है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस अवार्ड 2022 का किसको मिला है, शेख हसीना को, शी इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। Who became PM of Ireland once again, that is C. लियो वाराडकर। लियो वाराडकर क्या है, ये इंडियन है, ठीक है, ये इंडियन है, ये फिर से जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं आयरलैंड के। 2019 में भी ये प्राइम मिनिस्टर थे आयरलैंड के, और ये इंडियन ओरिजिन के हैं, ठीक है। यूरोप गोट इज थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियन ओरिजिन आफ्टर लियो वाराडकर टुक ओवर आइलैंड्स प्रीमियरशिप फ्रॉम माइकल मार्टिन, ठीक है। अभी हुआ क्या था, जब इलेक्शन हुए थे ना, उसमें क्या हुआ था, जो ये लियो वाराडकर है, ठीक है, और जो ये मिचेल मार्टिन है, इन दोनों ने एक म्यूचुअल सरकार बनाई थी, ठीक है। बहुमत किसी के पास नहीं था, फिर इनको कंबाइन होकर एक सरकार बनानी पड़ी थी, ठीक है। पहले ये प्रधानमंत्री रहे थे माइकल मार्टिन, ठीक है। अभी क्या हुआ, अभी लियो वाराडकर को क्या बना दिया गया है, प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है, और ये सेकेंड टाइम जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं आयरलैंड के, और ये क्या है, इंडियन है, इंडियन ओरिजिन के हैं, ठीक है। वाराडकर ट्रेसेस हिज रूट्स, कहाँ से है ये, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करते हैं, मतलब कि इनके जो पूर्वज थे वो महाराष्ट्र से थे। 21st समिट SCO की किर्गिस्तान में हुई थी, 22वीं SCO समिट उज्बेकिस्तान, और 23वीं कहाँ पे होने वाली है, इंडिया में। तो ये तीनों याद रखने हैं। एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन ग्रुप ऑफ 10, जिसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज जकार्ता, इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। बिम्स्टेक इज अ ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। 1997 में ये 1997 में बना था। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, ढाका में। वो सक्सेसफुली
कैरीज आउट ट्रायल ऑफ न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि 5 मिसाइल। ठीक है, तो अग्नि 5 मिसाइल आपने काफ़ी सुना होगा, न्यूज़ में आजकल चल रहा है। तो ये इंडिया की एक मिसाइल है, ठीक है, जो कि न्यूक्लियर वेपन जो है वो ले जा सकती है। इसकी वजह से क्या हो गया, जो चाइना है वो काफ़ी अब डर गया है, क्योंकि जो इंडिया जो है अब इसकी जो इसकी जो रेंज है वो 5000 किलोमीटर की है। तो मतलब कि यहाँ से आप सीधे चाइना का ये मानना है कि ये हमारे बीजिंग से लेके जहाँ तक भी चाइना की टेरिटरी है वहाँ तक ये इजीली पहुँच सकता है। तो इसके लिए चाइना ने काफ़ी ज़्यादा विरोध जताया है। सो इंडिया हैज़ सक्सेसफुली कंडक्टेड नाइट ट्रायल्स ऑफ, रात को ये ट्रायल हुआ था, न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, एक होती है क्रूज़ मिसाइल, एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज़ मिसाइल क्या होती है, जैसे हम यहाँ पे, ठीक है, हम क्रूज़ मिसाइल भेजेंगे तो ये अर्थ के एटमॉस्फेयर से ही जाएगी, ठीक है, और दूसरी जगह पे टारगेट को हिट करेगी। बट जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो क्या होती है, वो पहले ऊपर जाती है, एटमॉस्फेयर के बाहर जाती है, फिर सपोज़ करो यहाँ पे हमने इसको गिराना है, ठीक है, तो ये पहले पूरे एटमॉस्फेयर के बाहर जाएगी, फिर ऊपर से लेके ये बिल्कुल स्पीड के साथ आके यहाँ पे टकराएगी। इसको बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। और क्रूज़ मिसाइल वो डायरेक्टली यहाँ पे जाएगी। ठीक है, जो ये बैलिस्टिक मिसाइल है ना, जो ये अग्नि 5 है, इसकी जो स्पीड बोलते हैं ना, जो ये नीचे आने की स्पीड है, इसको बोलते हैं 25 मैक के आसपास है। ठीक है, 25 मैक मतलब कि जो स्पीड ऑफ साउंड है उससे 25 गुना तेज़ी के साथ ये ट्रैवल करेगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये बैलिस्टिक मिसाइल है इंडिया की, और इसकी जो रेंज है वो बोलते हैं 5000 किलोमीटर। बट चाइना ये बोलता है कि ये 5000 नहीं है, इंडिया इसकी रेंज छुपा रहा है, ये 8000 के आसपास है। तो आपने याद रखना है ये 5000 है पेपर के हिसाब से। ठीक है, द मिसाइल टेस्ट फायरिंग वॉज कंडक्टेड, कहाँ से ये कंडक्ट हुआ था, APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, कहाँ पे है, उड़ीसा कोस्ट में। जो उड़ीसा का कोस्ट है ना, वहाँ पे है APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, वहाँ से ये जो है वो टेस्ट फायरिंग हुई थी। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंगली क्या है, इसकी हमने क्या किया, जो अग्नि है ना, अग्नि की हमने इसकी स्पीड भी बढ़ा दी है। दूसरा, हमने इसको लाइट वेट कर दिया है, मतलब कि बहुत सारे हैवी इक्विपमेंट्स होते थे, इसको फिर हमने क्या कर दिया, इसको थोड़ा लाइट वेट भी इसको बनाया है। वो 1 T20 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड, दैट इज़ ए इंडिया। सो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में फाइनल मैच हो रहा था, तो इंडिया ने बहुत ही बुरी तरह से बांग्लादेश को हराया था। इंडिया ने शायद 278 के आसपास रन बनाए थे, तो बांग्लादेश के 160 के करीब ही ऑल आउट हो गए थे। ठीक है, तो 1 T20 वर्ल्ड कप फॉर, अभी तक मज़े की बात यह है कि अभी तक 3 ही T20 वर्ल्ड कप हुआ है ब्लाइंड के, और तीनों के तीनों इंडिया ने जीते हैं। ठीक है, और एक तरह की हैट्रिक भी लगा दी है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल तो बना था वो 1996 में बना था। ठीक है, ड्यूरिंग एन इंटरनेशनल क्रिकेट मीटिंग हेल्ड इन न्यू दिल्ली में ये बना था इन सितंबर 1996 को। उसका पहला वर्ल्ड कप 2012 में हुआ था T20 का। ठीक है, 2017 में, 2022 में तीनों इंडिया ने जीते हैं। अभी क्या हुआ, अब जो दूसरे वर्ल्ड कप होते हैं 50-50 ओवर्स के, उसमें क्या है, सबसे पहला जो 1996 में वर्ल्ड कप है वो साउथ अफ्रीका ने जीता था। उसके बाद 2000 में पाकिस्तान ने जीता था, 2008 में पाकिस्तान ने जीता था। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो 2 वर्ल्ड कप हुए वो दोनों इंडिया ने जीते हैं। 48th मीटिंग ऑफ GST काउंसिल वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन, दैट इज़ बी, न्यू दिल्ली। जो 47th हुई थी अप्रैल मई के महीने में, वो हुई थी चंडीगढ़ में, और जो 48th हुई है वो हुई है न्यू दिल्ली में। ठीक है, और जो न्यू दिल्ली में जो 48th गुड्स एंड सर्विस टैक्स की जो काउंसिल की मीटिंग हुई है, ठीक है, उसमें कोई भी डिसीज़न नहीं लिया गया, विदाउट एनी डिसीज़न जो है ये कंप्लीट हो गई है। ठीक है, और इसमें जो मेन मैटर्स थे वो कौन कौन से हैं, टैक्स इवेजन बाय द टोबैको इंडस्ट्रीज़, मतलब कि जो टोबैको इंडस्ट्रीज़ पान मसाला एंड गुटखा है वो जो है वो टैक्स की चोरी कर रहे, मतलब कि टैक्स एक तरह से वो नहीं दे रहे। ठीक है, और GST ऑनलाइन गेमिंग, जो ऑनलाइन गेमिंग है उसमें जो GST है वो 28% जो है रखी गई है। पहले वो 18% था। ठीक है, उसके बाद उसको 28% कर लिया गया था। फिर कुछ एजिटेशन होने के बाद, कुछ एक रिफॉर्म्स होने के बाद उनमें ये बोला गया कि ये जो 28% है उसको कम करके वापस 18% कर दो। तो इन दोनों के ऊपर जो है इसमें बहुत सारी डिस्कशन होनी थी, तो ये
बिना डिसीजन के ये मीटिंग ख़त्म हो गई है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस जो है वो 5 डिफरेंट टैक्सेस हैं। लाइक कितने होते हैं? जीएसटी दैट इज़ 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, जिसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अल्कोहलिक प्रोडक्ट ड्रिंक्स, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी, ये तीनों चीज़ें जो है ये इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी, 101 जीएसटी आया था इसके अंडर। ठीक है, आर्टिकल नंबर 246 एक ऐड किया गया था जिसमें जीएसटी आया था। आर्टिकल नंबर 269A इसमें कुछ एक प्रोविज़न थे जीएसटी से रिलेटेड, और आर्टिकल नंबर 279A, ये 3 आर्टिकल्स आपने याद रखना है। जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 101 जो 2017 में हुई थी, ये 3 आर्टिकल जो उसमें एडअप किए गए हैं। 279A जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड है, और आर्टिकल एक था 268A, उसको जो है डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, तो जीएसटी काउंसिल की जो हेड होती है वो होता है हमारे पास जो फाइनेंस मिनिस्टर होती है। तो आजकल फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ पीएम कौशल को काम कार्यक्रम? ठीक है, दैट इज़ PMKKK। इसका नया नाम क्या चेंज कर दिया गया है? दैट इज़ प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन। ठीक है, PM विकास इसका नाम रखा गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें 5 डिफरेंट स्कीम्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, लाइक सीखो और कमाओ, उस्ताद, हमारी धरोहर, नई रोशनी और नई मंजिलें, इन सबको इकट्ठा करके जो है ये बनाया है प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन। Who won the first ever women FIH Federation of International Hockey Nation Cup 2022? That is C, India. So इंडिया ने स्पेन को फाइनल में 1-0 से हरा दिया, जिसके चलते इंडिया ने क्या जीता है? इंडिया की जो वुमेन टीम है, हॉकी टीम है, उन्होंने नेशंस कप 2022 जो वो जीता है। ये स्पेन में ही ये हुआ था। ठीक है, कहाँ पे? स्टैडियो पेटेरो वेलेंसिया स्पेन में ये हुआ था। ठीक है, इस जो भी इस नेशन कप 2022 को जीतता है उसको ऑटोमेटिकली जो है वो क्या मिलती है? वो प्रो लीग, जो वुमेन की फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी की एक प्रो लीग है। ठीक है, जो कौन ऑर्गेनाइज करता है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन करता है। तो ऑटोमेटिकली इंडिया जो है इसके लिए क्वालिफाई हो गया है। ठीक है, और ये आपने ध्यान रखना है, ये नेशन कप का ये पहला एडिशन था जो कि इंडिया ने जीता है। Who won FIFA वर्ल्ड कप 2022 फाइनल इन कतर? सो कतर में फीफा का वर्ल्ड कप हो रहा था 2022 में। ठीक है, तो उसमें जो फाइनल है, फाइनल किसने जीता है? अर्जेंटीना ने जीता है, और फाइनल में फ्रांस और अर्जेंटीना थे। ठीक है, इनके बीच में फाइनल हुआ था। अब टोटल टाइम में इनके 3-3 गोल हो गए थे, जिसकी वजह से पेनल्टी शूट आउट में फिर 4-2 से कौन जीता है? अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा दिया था। ठीक है, फीफा का मतलब क्या है? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। ये एस्टेब्लिश हुआ था 1904 में। ठीक है, और पहला फीफा का वर्ल्ड कप हुआ था 1930 में, उरुग्वे में हुआ था, और जीता भी उरुग्वे ने ही था, और अर्जेंटीना इसमें फाइनल में पहुंचा था। ठीक है, इटली एक एकमात्र पहला देश है। ठीक है, इटली और ब्राज़ील ऐसे 2 देश हैं जिन्होंने क्या किया है? ये पहली कंट्री बन गई थी इटली जिन्होंने अपना टाइटल जो है डिफेंड किया था। मतलब 1934 को भी इन्होंने जीता था, 1938 वाला वर्ल्ड कप भी इन्होंने जीता था, लगातार 2 वर्ल्ड कप। उसके बाद ब्राज़ील ने ये कारनामा किया था, लाइक उन्होंने 1962 और 1958 और 1962 का वर्ल्ड कप जो है उन्होंने जीता था कंटिन्यूटी में। ठीक है, तो ऐसी 2 ही कंट्री है, इटली एंड ब्राज़ील, और सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड कप जीते हैं वो जीते हैं ब्राज़ील ने 5, दैट इज़ 1958, 62, 1970, 1994 एंड 2002। और अपने 2 डेट्स आपने याद रखनी है, एक 1942, ठीक है, 1942 में भी, और 1946 इसमें जो है वो फीफा का वर्ल्ड कप नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि उस टाइम क्या था? वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। ठीक है, अर्जेंटीना का कब जीता है? अर्जेंटीना का ये तीसरा टाइटल है, 1978, 1986 और 2022 में इन्होंने जीता है। फ्रांस ने जीता है 2 बार, जैसे 1998 और 2018 में, मतलब कि जो पिछला वर्ल्ड कप था वो इन्होंने फ्रांस ने ही जीता था। ठीक है, गोल्डन बूट 2022 में किसको मिला है? किलियन एम्बापे को मिला है। गोल्डन बॉल 2022 लियोनेल मेसी, और गोल्डन जो ग्लव है वो मिला है मार्टिन्स को। वो किसके हैं? वो भी अर्जेंटीना के ही हैं। सो विच कंट्री डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी ड्यू टू प्रोटेस्ट? दैट इज़ डी पेरू। अब पेरू में क्या हुआ है? पेरू में
पीछे जैसे क्या बना था, एक प्रेसिडेंट बना था वहाँ का, ठीक है। तो जैसे ही प्रेसिडेंट वहाँ का बना था, ठीक है, उसने क्या किया, उनकी जो पार्लियामेंट है उसको बोलते हैं कांग्रेस, ठीक है। तो वहाँ पे क्या किया उसने, वहाँ पे जितने भी एमपीज़ थे, जो एमपीज़ थे, ठीक है, उनको क्या करना था, उन्होंने कांग्रेस मतलब कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर जो एमपीज़ थे उनको डिसॉल्व करना था, मतलब कि उन सबको निकालना था, ख़त्म करना था, डिसॉल्व करना था, ठीक है। और पार्लियामेंट को ये पहले ही पता चल गया, जिसकी वजह से क्या कर दिया इन्होंने, जो पार्लियामेंट है इनकी, जो कांग्रेस है, उन्होंने इस राष्ट्रपति को ही हटा दिया, जो इनका प्रेसिडेंट है, इसी को इम्पीच करके इसी पे ही बहुत सारे केसेस लगा के, चार्जेस लगा के इसी को हटा दिया, प्रेसिडेंट को ही हरा दिया। अब जो ये प्रेसिडेंट है ये तो लोगों के द्वारा चुना हुआ था, अब जो इसके जो समर्थक हैं प्रेसिडेंट के, अब वो इनके अगेंस्ट हो गए हैं कि भाई जो प्रेसिडेंट है हमारा वो तो अच्छा था, उसको आपने क्यों निकाला। तो वहाँ पे बहुत सारे जो है एजिटेशंस हो रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, पेरू की गवर्नमेंट को वहाँ पे इमरजेंसी लगानी पड़ी। किसने अनाउंस की, द इमरजेंसी जो है वो अनाउंस की अल्बर्टो ओटारोला, जो कि डिफेंस मिनिस्टर है पेरू के, ठीक है। कितने दिन तक, 30 दिन तक, मतलब कि 30 दिन तक वो लोग वहाँ पे जो पब्लिक है वो इकट्ठी नहीं हो सकती, और फ्रीडम ऑफ ट्रांजिट मतलब कि मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह पे ज़्यादा मूवमेंट जो है लोग नहीं कर सकते। तो पेरू हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, ये जो कंट्री है ये पेरू है, ठीक है। और जो अर्जेंटीना है, ये अर्जेंटीना है जिन्होंने अभी वर्ल्ड कप जीता है, किसका, फुटबॉल का वर्ल्ड कप। वो लॉन्चेज इंटरनेशनल मिशन टू सर्वे अर्थ्स वाटर, अर्थ के वाटर को, मतलब कि जो धरती के अंदर पानी है उसको सर्वे करने के लिए कौन सा इंटरनेशनल मिशन जो है वो लॉन्च किया है, और किसने किया है, दैट इज़ बी नासा। तो नासा ने ये क्या किया है, ये इंटरनेशनल मिशन जो है वो लॉन्च किया है टू सर्वे, अर्थ के पानी को सर्वे करने के लिए। उसका नाम है द सरफेस वाटर ओशियन टोपोग्राफी, स्वोट, ठीक है, स्वोट स्पेस क्राफ्ट इन्होंने भेजा है, ठीक है। फ्रॉम कहाँ से, कैनेडियन जो स्पेस एजेंसी है और यूके स्पेस एजेंसी है, ये दोनों भी इसमें कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। मतलब कि जो CSA है कनाडा की और यूके की स्पेस एजेंसी है, वो दोनों नासा की हेल्प कर रहे हैं, किसके लिए, इंटरनेशनल मिशन टू सर्वे ऑफ अर्थ वाटर के लिए, और उसका नाम है सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी, दैट इज़ स्वोट, ठीक है। कहाँ से लॉन्च किया है, स्पेस एक्स रॉकेट से ये लॉन्च किया गया है, ठीक है, फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 4E एट, कहाँ से, कैलिफोर्निया से, ठीक है, कैलिफोर्निया से ये लॉन्च किया गया है, ये आपने ध्यान रखना है। इसका नाम है स्वोट स्पेसक्राफ्ट, ठीक है। जो सैटेलाइट है, एक तरह का ये सैटेलाइट है, ये क्या करेगा, ये मेज़र करेगा जितना भी हमारे पास फ्रेश वाटर है वर्ल्ड में, ठीक है, एंड जो ओशियन है, जो समुद्र है, वहाँ पे हमारे पास वाटर बॉडीज़ किस तरह से हैं, ठीक है। और ये चेक करेगा, ठीक है, हाउ द ओशियन इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट चेंज, जो हमारे पास समुद्र है वो क्लाइमेट चेंज कैसे करता है। रिवर्स और जो रिजर्वियर है उसके बारे में भी ये रिसर्च करेगा ऊपर से जाके, ठीक है, सैटेलाइट के थ्रू। एंड हाउ कम्युनिटीज़ कैन बी बेटर प्रिपेयर फॉर द डिजास्टर, जो पानी समुद्र की वजह से जो डिजास्टर आते हैं ना कोस्टल एरियाज़ में, उसमें हम कैसे इसको बच सकते हैं, जैसे हमारे पास फ्लड्स वगैरह भी आते हैं, उससे भी हम किस तरह से बच सकते हैं। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें कौन देगा, इंटरनेशनल मिशन टू सर्वे द अर्थ्स वाटर, दैट इज़ ये वाला स्वोट मतलब कि द सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी, ठीक है। किसने लॉन्च किया है, नासा ने लॉन्च किया, किसकी हेल्प से, यूके की स्पेस एजेंसी एंड कनाडा की स्पेस एजेंसी के थ्रू। वो बिकेम्स द मोस्ट रिटन अबाउट एथलीट इन 2022। तो 2022 में किस एथलीट के बारे में सबसे ज़्यादा लिखा गया है, दैट इज़ ए नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा इंडिया के हैं जेवलिन थ्रोअर, वो सबसे ज़्यादा रिटन अबाउट एथलीट जो है 2022 के बने हैं। उन्होंने किसको पीछे छोड़ा है, जमैका के लेजेंड उसैन बोल्ट, ठीक है, उनको पीछे छोड़ा है। नीरज चोपड़ा जो 2022 में उसके ऊपर 812 आर्टिकल लिखे गए, बट उसैन बोल्ट के ऊपर 751 आर्टिकल जो है लिखे गए। तो पहले नंबर पे है नीरज चोपड़ा, दूसरे नंबर पे है उसैन बोल्ट, ठीक है। ये जो रिपोर्ट है ये किसने बनाई है, यूनिसेप्टा एक कंपनी है, ठीक है, उन्होंने ये एनालिसिस किया है, ठीक है। नीरज चोपड़ा हैज़ ए वेरी सक्सेसफुल 2022। उन्होंने क्या क्या जीता है, सबसे पहले उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, कहाँ पे, वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप 2022 जो यूगेनी ओरेगोन में हुई थी, ओरेगन USA में हुई थी, ठीक है। और ऐसा करने वाले ये दूसरे इंडियन बन गए हैं। सबसे पहला जो एथलीट है जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में
कोई भी मेडल जीता है वो है अंजू बेबी जॉर्ज, ठीक है। उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था लॉन्ग जंप में 2003 में। उसके बाद जो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप है उसमें सिल्वर मेडल जो है जीता है। दूसरा मेडल जो है जीता वो जीता है नीरज चोपड़ा ने। और नीरज चोपड़ा इज़ द फर्स्ट एथलीट फ्रॉम इंडिया टू विन डायमंड लीग फाइनल दिस ईयर। सो डायमंड लीग जो फाइनल हुआ था, ठीक है, वो उसका भी फाइनल जो है वो किसने जीता है, नीरज चोपड़ा ने जीता है। और जेवलिन थ्रोअर जो नीरज चोपड़ा है उनका जो पर्सनल बेस्ट है वो 89.94 मीटर है, ये याद रखना है, ठीक है। ये नेशनल रिकॉर्ड है इनका, ठीक है। और ये कहाँ पे बनाया था इन्होंने, स्टॉकहोम डायमंड लीग में ये बनाया था। हु हैज़ सॉल्व्ड अ पानिनी कोड, 2500 ईयर ओल्ड संस्कृत रिडल, ठीक है। 2500 साल पहले का एक पानिनी कोड था, ठीक है। एक कोड लिखा हुआ था, कोड की तरह मतलब कि एक लैंग्वेज की तरह, एक श्लोक की तरह उन्होंने एक लाइनें लिखी थी। किसने लिखी थी, पानिनी ने लिखी थी, 2500 साल पहले संस्कृत में लिखी थी। उनका मतलब जो है वो किसने खोजा है, दैट इज़ ऋषि राजपोपा, ठीक है। ऋषि राजपोपा जो कि अमेरिका में पढ़ते हैं, ठीक है। वहाँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ के उन्होंने एक थीसिस लिखी है जिसका नाम है, थीसिस का नाम भी आपने याद रखना है, इन पानिनी वी ट्रस्ट डिस्कर्विंग द एल्गोरिदम फॉर रूल कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इन द अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी क्या है, ठीक है। अष्टाध्यायी एक तरह का काम है जो किसने लिखा है, वो पानिनी ने लिखा है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें ग्रामर है, ठीक है। ग्रामर है रिलेटेड टू द जो संस्कृत लैंग्वेज है ना, उससे रिलेटेड जो ग्रामर वाली चीज़ें हैं, ठीक है, वो लिखी है किसमें, अष्टाध्यायी में, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है, ठीक है। दिस थीसिस हैज़ डिकोडेड, ठीक है। जो थीसिस है उन्होंने डिकोड किया है जो लाइनें लिखी थी, इसने पानिनी ने जो लिखी थी, ठीक है। हु इज़ पानिनी, और पानिनी कौन है, 5th सेंचुरी BC, मतलब कि 500 साल पहले, मतलब जब से हम काउंट कर रहे हैं ना, जब से हम काउंट कर रहे हैं, जैसे 100 साल हो गए, ठीक है, 200, 300, 1000, आज कर क्या चल रहा है 2022, ठीक है। 2022 प्लस 500 साल पहले, मतलब कि आप समझ लो 2500 साल पहले, ठीक है। वो क्या थे, एक संस्कृत स्कॉलर थे, है ना, फिलोलॉजिस्ट थे और ग्रामरियन थे, ठीक है। एक तरह के ग्रामर बनाते थे, फिलॉसफी लिखते थे, ठीक है। बहुत सारी बुक्स लिखते थे, किस में लिखते थे, संस्कृत में वो लिखते थे, ठीक है। कुछ उनका ऐसा डाटा भी है जो आज तक जो है उसको डिकोड नहीं कर पाए हैं, उसमें से एक ये भी था जो उन्होंने डिकोड कर दिया है, ठीक है। और इसी के बेस पे इसको बोलता है फर्स्ट डेस्क्रिप्टिव लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट का मतलब है कि ग्रामर लिखने वाले, ठीक है। तभी जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं वो उसको पानिनी को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स, मतलब कि जो ग्रामर बनाने वाले हैं उनके ये फादर हैं। तो हु हैज़ सॉल्व द पानिनी कोड फॉर 2500 ईयर ओल्ड संस्कृत रीडर, दैट इज ऋषि राजपोपा। विच गवर्नमेंट टू प्रोवाइड लंपी स्किन डिजीज वैक्सीनेशन फॉर फ्री, दैट इज सी उड़ीसा। अब आपको पता है कि जो गाय वगैरह है, काऊ है, ठीक है, उनमें एक इस तरह की बीमारी आ रही है, उसको बोलते हैं हम लंपी वायरस, ठीक है। इसके लिए लंपी प्रोवैक जो एक मेडिसिन भी है, वैक्सीनेशन भी है, जो लॉन्च हो गई है इंडिया में, ठीक है। तो उड़ीसा की गवर्नमेंट ने क्या किया है, लंपी स्किन जो डिजीज़ है उसके लिए फ्री वैक्सीनेशन, जितने भी उड़ीसा के स्टेट्स में जितने भी काउस हैं, गाय हैं, ठीक है, उनको क्या करेंगे, फ्री में क्या लगाएंगे, वैक्सीनेशन लगाएंगे। पीटा इंडियाज़ 2022 हु हैज़ बीन नेम्ड एज पर्सन ऑफ द ईयर टाइटल, दैट इज सी सोनाक्षी सिन्हा। तो सोनाक्षी सिन्हा को क्या मिला है, पीटा इंडिया 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। अभी पीटा होता क्या है, पीटा मतलब कि पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। जितने भी हमारे पास वर्ल्ड में एनिमल्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर देखता है ताकि इनके ऊपर क्रूअल्टी ना हो, इनको ना मारे, इनको ना काटे, ठीक है। इस तरह के स्टैंडर्ड्स जो है ये सेट करता है, कौन करता है, पीटा करता है। मतलब कि एनिमल की रक्षा करने के लिए, उनका ट्रीटमेंट करने के लिए, उनको ज़्यादा उनके ऊपर क्रूअल्टी ना हो, इसके लिए पीटा जो है ये संगठन बनाया गया है। तो पीटा का जो इंडिया वर्जन है, जो इंडिया में पीटा है, उनका जो पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है वो मिला है सोनाक्षी सिन्हा को। क्यों मिला है, क्योंकि सोनाक्षी सिन्हा ने बहुत सारे जानवरों की हेल्प की है, उनकी लाइफ को सेव किया है, लाइक डॉग, कैट, ठीक है, इस तरह के जो एनिमल्स हैं उनके ऊपर क्रूअलिटी होने से इन्होंने इनको बचाया है। और पिछले साल 2021 में आलिया भट्ट को ये अवार्ड जो है मिला था,
कुछ और है पीटा के जो इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड है जो जिनको मिले हैं वो है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के एस पानिकर, राधा कृष्णन, इनको भी मिला है, विराट कोहली को भी मिला है, कपिल शर्मा को भी मिला है, जॉन अब्राहम को मिला है, अनुष्का शर्मा, सनी लियोनी, आर माधवन, जैकलिन फर्नांडिस एट्सेट्रा। तो इन सब को जो है ये वाला पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड पहले भी मिल चुका है। ठीक है, अब पीटा फाउंडर्स कौन है? इनग्रिड न्यूकिर्क, एलेक्स पैचिको, ठीक है, इन्होंने इसको बनाया था पीटा को। और पीटा कब फाउंड हुआ था? 1980 में, 22 मार्च 1980 को ये बना था। और पीटा का हेडक्वार्टर दैट इज़ नॉर्फोल्क वर्जीनिया यूएसए में है। पीटा के आजकल प्रेसिडेंट कौन है? दैट इज़ इनग्रिड न्यूकिर्क। सो गतिशक्ति यूनिवर्सिटी हु हैज़ बीन नेम्ड एज फर्स्ट चांसलर, ठीक है, पहले चांसलर कौन है गतिशक्ति यूनिवर्सिटी के? दैट इज़ डी अश्विनी वैष्णव। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था, जुलाई 2022 में हमारी जो यूनियन कैबिनेट है, पार्लियामेंट है, वहाँ से जो है वो नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पे था? वडोदरा गुजरात में था, उसका नाम उन्होंने चेंज कर दिया है। उसको क्या नाम रखा है? गतिशक्ति विश्वविद्यालय इसका नाम रखा है। और ये ऑटोनॉमस सेंट्रल यूनिवर्सिटी का इसको दर्जा दिया गया है। इसके जो फर्स्ट चांसलर हैं वो बने अश्विनी वैष्णव, और वाइस चांसलर कौन है? डॉक्टर मनोज चौधरी। इनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट इज़ द्रौपदी मुर्मू। सो प्रधानमंत्री ने गतिशक्ति योजना, प्रधानमंत्री जो गतिशक्ति योजना है ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 15 अगस्त 2021 को इसकी घोषणा की थी। कब? 75th इंडिपेंडेंस डे के दिन। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमारे पास लॉजिस्टिक कॉस्ट है, लॉजिस्टिक मतलब कि माल ढुलाई, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक फैक्ट्री है, ठीक है, यहाँ तक सामान पहुँचाने के लिए कुछ माल ढुलाई होगी, यहाँ से ले जाने के लिए माल ढुलाई होगी, उसकी कॉस्ट को कम करना, ठीक है, ताकि जो यहाँ से प्रोडक्ट बन के जाएगा ना मार्केट में, उसकी वैल्यू वो जो है कम प्राइस पे लोग उसको खरीद सकें। ठीक है, इंक्रीज कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी, ठीक है, रिड्यूस कॉस्ट, रिड्यूस टर्न अराउंड टाइम एट पोर्ट्स एंड प्रमोट द ट्रेड, ताकि जो फैक्ट्री से निकलने वाला सामान है वो इजीली हम पोर्ट्स तक ले जा सके विद कम कॉस्ट के साथ, ताकि हम उसको इजीली कहाँ पे लेके जा सके, फिर एक्सपोर्ट करने के लिए पोर्ट्स के थ्रू बाहर उसको ले जा सके। सो इसके लिए गतिशक्ति यूनिवर्सिटी जो है वो बनाई गई है वडोदरा में। आपने याद रखना है जो गतिशक्ति यूनिवर्सिटी है वो वडोदरा गुजरात में बनाई गई है, और पहले उसका नाम था नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट। इंडिया रैंक्ड डैश डैश ग्लोबली इन द पब्लिकेशन ऑफ साइंटिफिक पेपर्स। अभी क्या हुई, एक रिपोर्ट जारी हुई है, किसने? अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन ने ये रिपोर्ट जारी की है। इसके अकॉर्डिंगली कि कौन सी कंट्री कितने अपने रिसर्च पेपर, कितनी रिसर्च करते हैं और कितने साइंटिफिक रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश करते हैं, उसकी एक रिपोर्ट निकली है। उसमें इंडिया जो है वो तीसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे है चाइना, अपने याद रखना है, दूसरे नंबर पे है यूएसए, ठीक है, और इंडिया कौन से नंबर पे है? थर्ड नंबर पे है। और पिछले साल पता है आपको, पिछले साल जो इंडिया था वो 7th नंबर पे था, और इस साल हमने 3rd नंबर अचीव कर लिया है। इसका मतलब ये है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च जो है वो हो रही है, साइंटिफिक रिसर्च पेपर जो है वो लिखे जा रहे हैं। और इंडिया जो है, जो नंबर ऑफ़ PhDs हैं इंडिया में 3rd नंबर पर है, पहले पे चाइना, दूसरे पे USA, और 3rd नंबर पे PhD के स्टूडेंट्स में भी इंडिया 3rd नंबर पे है। तो इंडिया के जो पेटेंट्स हैं, जो रिसर्च पेपर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो इंक्रीज़ हुए हैं कुछ एक सालों में। और जो 2010 में थे रिसर्च पेपर इंडिया के वो थे 60,555, बट अभी 2020 में हो गए 1,39,213 रिसर्च पेपर्स इन साइंटिफिक डोमेन। Now Harvard University named Dash as first black president, that is a Claudia Gay. So Claudia Gay कहाँ के? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो USA में है उसके पहले ब्लैक जो है ये प्रेसिडेंट बने हैं, और ये है डीन ऑफ द फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड साइंस के ये डीन थे, ठीक है। अब ये प्रेसिडेंट बन गए हैं किसके? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। अब कुछ और अपॉइंटमेंट्स हैं, लाइक फर्स्ट ब्लैक वुमेन जज ऑफ US सुप्रीम कोर्ट दैट इज़ केतांजी ब्राउन जैक्सन, वेरी इंपॉर्टेंट नेम। पेरूज फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट डीना बुलोर्टे, ठीक है। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ TTFI मतलब कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया दैट इज़ मेघा आहलावाद, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ये काफ़ी पूछा गया क्वेश्चन है, दैट इज़ PT उषा। पाकिस्तान फर्स्ट फीमेल सुप्रीम कोर्ट जज दैट इज़ आयशा मलिक। Which institution adopted a plan for global minimum
50% टैक्स ऑन मल्टीनेशनल बिजनेसेस। ठीक है, जो मल्टीनेशनल बिजनेसेस है, जैसे हमारे पास कोई एक कंपनी है, वो किसी एक पर्टिकुलर देश की है। ठीक है, अगर उसकी ब्रांचेज आपकी हर एक देश में हो तो उसको बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। तो इस तरह के जो मल्टीनेशनल कंपनी है और मल्टीनेशनल जो बिज़नेस है जो एक से ज़्यादा देशों में एक्टिव है, उनमें जो है कितना टैक्स लगेगा, मिनिमम 15% टैक्स जो है उनको उन कंट्रीज़ में लगेगा। ये जो है किस इंस्टीट्यूशन ने अडॉप्ट किया है, उसका नाम है यूरोपियन यूनियन। सो यूरोपियन यूनियन ने ये किया है कि जो भी कंपनी हमारी है या बाहर की है जो कि मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है, उनके ऊपर मिनिमम 15% जो टैक्स है वो लगेगा ही लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि आपको खुद पता है कि जो कंपनी एक से ज़्यादा देशों में अपना व्यापार चला रही है, वो ऑब्वियस सी बात है वो गरीब तो होगी नहीं, काफ़ी ज़्यादा अमीर होगी। तो अमीरों के ऊपर अगर टैक्स लगे, ठीक है, अमीरों के ऊपर टैक्स लगे तो उनको भी कोई फ़र्क नहीं होगा। हर उनकी जो कंट्री टैक्स लगा रही है उनका भी क्या होगा, एक तरह से इकॉनमी थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसी तरह से क्या किया है यूरोपियन यूनियन ने, ये 15% टैक्स जो है वो लगाया है मल्टीनेशनल बिजनेसेस पे। What is the rank of India in 11th Global Food Security Index Report 2022? 11th जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स है वो उसकी एक रिपोर्ट आई है 2022 की। ठीक है, उसमें इंडिया का जो रैंक है वो है 68th। आपने ये ध्यान रखना है, 68 नंबर है इंडिया का। ठीक है, पिछली बार हम थे 71st पोजीशन पे। ठीक है, और हमारा स्कोर था 57.2 पॉइंट्स। ठीक है, और इस बार हम 68th पोजीशन पे है, काफ़ी सुधार हुआ है रैंकिंग में। ठीक है, अल्जीरिया भी हमारे साथ है और इंडिया और अल्जीरिया सेम पोजीशन पे है 68th, और हमारा जो स्कोर है इस बार 58.9 है। ठीक है, चाइना जो है वो 25th पोजीशन पे है, इनका जो स्कोर है 74.2 है। ठीक है, अब जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी है उसके अंदर हम क्या देखते हैं, ठीक है, उसके अंदर हम देखते हैं कि उस पर्टिकुलर कंट्री में खाना कितना अफोर्ड करते हैं, कितने लोग खाना अफोर्ड करते हैं, कितने लोग खाना को जो है वो ख़रीद सकते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है अवेलेबिलिटी मतलब कि किस पर्टिकुलर कंट्री में सबसे ज़्यादा खाना जो है अवेलेबल है। ठीक है, क्वालिटी कैसी है और सेफ कितना है वो खाना। और उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज एंड रेजिलेंस, मतलब कि नेचुरल रिसोर्सेज कितने हैं जो कि खाना को प्रोवाइड करते हैं। तो इन 4 बेसिस के ऊपर हम ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स जो है वो बनाते हैं। 2022 का भी इसी के ऊपर बना हुआ है। नाउ साउथ अफ्रीका ओवरटुक ट्यूनीशिया। ठीक है, पहले ट्यूनीशिया था अफ्रीका का सबसे टॉप फूड सिक्योर कंट्री। अब कौन बना है? अब बना है साउथ अफ्रीका। एशिया में फर्स्ट रैंक किसका है? जापान का। ओवरऑल उसका 6th रैंक है। अब ओवरऑल टॉप पोजीशन किसकी है? सबसे पहले नंबर पर फिनलैंड, आयरलैंड एंड नॉर्वे। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं FIN मतलब कि फिनलैंड, आयरलैंड एंड नॉर्वे। फिर आ गया फ्रांस, नीदरलैंड और 6th नंबर पे है दैट इज़ जापान। यूरोपियन यूनियन एग्रीज टू ग्रांट विच कंट्री द मेंबरशिप कैंडिडेट स्टेटस। ठीक है, यूरोपियन यूनियन ने किस कंट्री को मेंबरशिप कैंडिडेट स्टेटस जो है वो दिया है, दैट इज़ बोस्निया। तो बोस्निया एक ऐसी कंट्री है, ठीक है, जो ये यूरोप में आती है। कहाँ पे आती है? ये छोटी सी कंट्री है, यहाँ पे देखो ये है बोस्निया। ठीक है, क्रोएशिया के साथ ही है। ठीक है, और रोमानिया के भी इस साथ इसका बॉर्डर लगता है। तो इन्होंने क्या किया है, यूरोपियन यूनियन ने मेंबरशिप कैंडिडेट स्टेटस जो है वो बोस्निया को दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यूरोपियन यूनियन है क्या? यूरोपियन यूनियन ये जो पूरा यूरोप है ना, इसकी जो 27 कंट्रीज़ हैं उसका एक ग्रुप है। ठीक है, फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 नवंबर 1993 में मैस्ट्रिच नीदरलैंड में इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ठीक है, इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी है 19 जो नेशन है इसकी करेंसी यूरो रखी हुई है इन्होंने। 27 में से 19 नेशन की करेंसी है यूरो। और जो 20वीं कंट्री है वो है क्रोएशिया, जो 1 जनवरी 2023 से जो अपनी करेंसी यूरो रखेगा। तो टोटल कितनी हुई? 20 कंट्रीज़। और ब्रेग्जिट क्या हुआ? यूनाइटेड किंगडम था वो भी यूरोपियन यूनियन का एक पार्ट था, बट इन्होंने अपने आप को इससे रिमूव कर दिया है 2020 में। उस रिमूवल को बोलते हैं ब्रेग्जिट। आपने इसका नाम याद रखना है। हु हैज़ बीन क्राउंड इंटरनेशनल
टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियन 2022, दैट इज़ राफेल नडाल मेल में है, ईगा स्विडेक फीमेल में है। तो आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। तो स्पेन के जो प्लेयर हैं उनका नाम है राफेल नडाल, उनको फिफ्थ टाइम जो है ये अवार्ड मिला है, वर्ल्ड चैंपियन का अवार्ड। ठीक है, सबसे पहले उनको 2008 में मिला था, फिर 2010, फिर 2017 एंड 2019 में मिला था। अभी 2022 में भी इनको इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियन का अवार्ड जो है वो मिला है। ठीक है, और दूसरी है पोलैंड की टेनिस स्टार फीमेल, दैट इज़ ईगा स्विटेक, उनको भी वोमेन इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियन 2022 का अवार्ड मिला है, क्योंकि इन्होंने इस बार 2 ग्रैंड स्लैम जीते हैं और 8 टोटल इन्होंने 8 टाइटल जीते हैं। अब जो डबल्स हैं, ठीक है, फीमेल डबल्स, वुमेन का जो डबल्स है उसमें बारबोरा और कैटरीना, इन दोनों को मिला है वर्ल्ड चैंपियन का अवार्ड लगातार दूसरी बार। 2021 में भी इनको मिला, 2022 में भी इनको मिला है और थर्ड टाइम इनका ये टोटल ओवरऑल इनका ये थर्ड टाइम टाइटल है। ठीक है, राजीव राम और जोइस सैलिसबरी ये दोनों कहाँ के हैं, ये है यूएसए के, उनको भी क्या मिला है, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का मेंस डबल वर्ल्ड चैंपियन जो है इनको अवार्ड मिला है और इनको पहली बार ये अवार्ड मिला है। द EV यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन इज डेवलप्ड बाय, दैट इज़ डी, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एंड एफिशिएंसी। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एंड एफिशिएंसी ने क्या किया है, इन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। ठीक है, लेट अस सपोज हम कहाँ से जा रहे हैं, हम केरला से जा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर, थ्रू हमारी जो जर्नी में है हम इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब सपोज़ करो कि हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टेशन है और हम यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, सपोज़ करो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास जो चार्जिंग बची है स्टेशन में वो आगे यहाँ तक ही पहुँचने की है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी गाड़ी में जो हमारे पास EV यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन होगी उसके थ्रू देखेंगे कि हमारे नियरेस्ट चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे है। ठीक है, फिर वो देखेगा कि नियरेस्ट चार्जिंग स्टेशन कितने हैं और आपकी जो गाड़ी है उसके अंदर कितनी चार्जिंग बची हुई है और कितना ये ट्रैवल कर सकती है। तो उसके बेस पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अपना क्या करेंगे, कर सकते हैं अपनी व्हीकल को चार्ज कर सकते हैं। तो ये क्या बताएगा, EV यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन ये बताएगा कि कितनी चार्जिंग आपके पास बची हुई है और नियरेस्ट पब्लिक चार्जर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए है वो कहाँ पे है, नियरेस्ट चार्जर कहाँ पे है, कहाँ पे हम इसको चार्जिंग कर सकते हैं, ये सब कुछ इसके बारे में बताएगा। ये एक तरह का गाड़ी के अंदर एक नेविगेशन होगा जो कि ढूंढेगा पब्लिक चार्जर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। ठीक है, इट अलाउज चार्जिंग पॉइंट ऑपरेटर्स। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, जितने भी चार्जिंग पॉइंट ऑपरेटर्स होंगे ना वो क्या करेंगे, वो इस पे क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपनी अपनी क्या देंगे, अपनी अपनी लोकेशन देंगे और उस लोकेशन के हिसाब से हम उसको उनको फाइंड आउट जो वो कर सकते हैं। इट प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ टाइप ऑफ चार्जर कौन सा होगा, कहाँ पे होगा, कितने दूर होगा और कितनी चार्जिंग ये प्रोवाइड कर सकता है। राइथू बंधु इज़ अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ विच इंडियन स्टेट और यूटी, दैट इज़ बी, तेलंगाना। सो तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक फ्लैगशिप स्कीम जो है वो स्टार्ट की है, उसका नाम है राइथू बंधु जो है वो तेलंगाना स्टेट की एक क्या है, एक स्कीम है। इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, इसके अकॉर्डिंगली जो फार्मर्स होंगे उनको हम कितने देंगे, 10,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से देंगे, दोनों खरीफ एंड रबी फसल की सीजन के लिए। ठीक है, दोनों सीजन के लिए 10,000 रुपये जो है वो पर एकड़ के हिसाब से फार्मर्स को देंगे। उसके हिसाब से क्या होगा, उसके हिसाब से क्या है, इस जो फार्मर्स हैं अपनी प्रोडक्शन वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक इंक्रीज़ कर सकती है। ठीक है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डिपॉजिट करेगी 7600 करोड़ रुपीज़ इन द बैंक अकाउंट ऑफ फार्मर्स, जो किसान हैं उनके बैंक अकाउंट में डालेगी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फार्मिंग कर सके। ठीक है, और चीफ मिनिस्टर कौन है तेलंगाना के, उनका नाम है के चंद्रशेखर राव। एज पर द यूनाइटेड नेशन नेचर डील, व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्लैनेट इज सॉल्ट टू बी प्रोटेक्टेड बाय 2030। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का एक नेचर की डील है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, 2030 तक कितना नेचुरल जो इन्वायरमेंट है, जो नेचर है हमारे पास, उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। ठीक है, दैट इज़ बी 30%, मतलब कि पूरे वर्ल्ड का जो 30% एरिया है उसको किसके अंडर लेके आएंगे, यूनाइटेड नेशन के नेचर डील के अंदर, ताकि उस पर्टिकुलर एरिया को क्या कर सके, हम बचा सके इन द सेंस, मतलब कि वहाँ पे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए, पेड़ों को ना काटा जाए, तो इस तरह की चीज़ें जो है वहाँ पे होंगी। तो यूनाइटेड नेशन ने ये डील
की है कि इसके अकॉर्डिंगली 30% तक टोटल एरिया जो अर्थ का है उसका 30% 2030 तक वो रिजर्व करेंगे या फिर उसको प्रोटेक्ट करेंगे। और आजकल कितना है, आजकल टोटल जो अर्थ है उसका 17%, 17% ऑफ टेरेस्ट्रियल और 10% मैरीन एरिया जो है वो प्रोटेक्टेड है। ठीक है, ओनली कितना हो गया है 27%, जो 30% जो हम करेंगे इसको कब तक 2030 तक। इस प्रपोजल के अंडर क्या बोला है, जो रिच कंट्रीज़ हैं, ठीक है, टू इंक्रीज द फाइनेंशियल एड, ठीक है, जो रिच कंट्रीज़ हैं उनको ये बोला गया है कि आप लोग अपने अपने देशों में क्या करें, नेचर को प्रोटेक्ट करें। ठीक है, बाय इंक्रीजिंग, ठीक है, जो 20 बिलियन डॉलर है पैसा है वो 2025 तक उसको इंक्रीज़ करो, और 2030 तक जो ये कंजर्वेशन के लिए, जो नेचर कंजर्वेशन के लिए जो पैसा होना चाहिए वो होना चाहिए कितना, 30 बिलियन डॉलर तक के होना चाहिए। सो विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम। ठीक है, फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी मतलब कि लाइब्रेरी के दोस्त, ये प्रोग्राम किसने स्टार्ट किया है, दैट इज सी तमिलनाडु। सो तमिलनाडु के गवर्नर कौन है, एन रवि, और चीफ मिनिस्टर कौन है, एम के स्टालिन। तो उन्होंने क्या किया है, एम के स्टालिन ने एक फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम स्टार्ट किया है। इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, जो पूरा का पूरा तेलंगाना स्टेट है ना, वहाँ पे बहुत सारी स्टेट लाइब्रेरीज़ है। ठीक है, स्टेट लाइब्रेरीज़ है, तो जो स्टेट में रहते हैं, जो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, उनको तो ईज़िली वो तो ईज़िली क्या कर सकते हैं, इजीली उन लाइब्रेरी पे जा सकते हैं, वहाँ पे पढ़ सकते हैं। बट कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो लाइब्रेरी नहीं जा पाते, लाइक डिसेबिलिटी वाले पर्सन, सीनियर सिटीज़न, किड्स, और हॉस्पिटल में जो पेशेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो नहीं जा सकते कहाँ पे, जो स्टेट लाइब्रेरीज़ हैं वहाँ पे पढ़ने नहीं जा सकते। तो उन्होंने क्या किया है, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने, उन्होंने एक फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम स्टार्ट किया है कि इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, इसके अकॉर्डिंगली जो लाइब्रेरी के कुछ एक वॉलंटियर्स होंगे वो क्या करेंगे, वो बुक्स लेके जाएंगे इन लोगों के पास। ठीक है, लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी से ये बुक्स लेके जाएंगे इन लोगों के पास, मतलब कि लाइब्रेरी की जो बुक्स हैं वो इन लोगों के पास लेके जाएंगे। ठीक है, और ये इनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो ये लोग हैं ये लाइब्रेरी के साथ क्या होना चाहिए, इनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ये स्कीम किसने लॉन्च की है, तमिलनाडु ने। Who won 9th प्रो कबड्डी लीग टाइटल, दैट इज दी जयपुर पिंक पैंथर्स। तो जयपुर पिंक पैंथर्स ने 9th प्रो कबड्डी लीग टाइटल जो है वो जीता है। इन्होंने सीजन 1 2014 में स्टार्ट हुआ था, ये सीजन 1 भी इन्होंने ही जीता था जयपुर पिंक पैंथर्स ने, और सीजन 9 2022 में इन्होंने जीता है 8 साल बाद जयपुर पिंक पैंथर्स ने। सीजन 2 जो है वो यू मुंबा ने जीता है, मुंबई वालों ने, और सबसे ज़्यादा बार जो है वो 3 बार कंटिन्यू जीता है पटना पायरेट्स ने। ठीक है, सीजन 3, 4, 5, उसके बाद एक बार सीजन 6 बेंगलुरु बुल्स, सीजन 7 बंगाल वॉरियर, और सीजन 8 दबंग दिल्ली। सो विच कंट्री टू होस्ट 30th WTO मिनिस्ट्रियल मीटिंग इन February 2024। ठीक है, दैट इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग है 2024 में वो कहाँ पे होगी, दैट इज़ UAE। ठीक है, UAE और कैमरून कौन है, ये अफ्रीका की एक कंट्री है। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा था, इन दोनों के बीच में ये कंपटीशन हो रहा था कि हम इसको होस्ट करेंगे, बट कैमरून को ये होस्टिंग नहीं मिली है, ये इस बार मिली है UAE को। और उसके बाद जो नेक्स्ट जो मीटिंग होगी वो होगी कैमरून में। ठीक है, आपने याद रखना है, पहले UAE उसके बाद होगा कैमरून में। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये फाउंड हुआ था 1995 में। ठीक है, 1995 से पहले WTO को बोलते थे जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, जो कि बना था सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 1945-1946 के आसपास ये बना था। इसके मेंबर्स कितने हैं WTO के, 164, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका मेन काम क्या होता है WTO का, इसका मेन काम होता है कि फ्री ट्रेड को सभी कंट्री के अंदर क्या करें, प्रमोट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेड हो और इकॉनमी अच्छी हो। ठीक है, और 12th मिनिस्ट्रियल जो 13th है वो UAE में होगी, 14th कहाँ पे होगी, कैमरून में, और 12th मतलब कि जो पिछली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो हुई थी कहाँ पे, जिनेवा में। हेडक्वार्टर जहाँ पे इसका है जिनेवा में, वहीं पे हुई थी। और इसके डायरेक्टर जनरल आपने याद रखना है, पहली फीमेल डायरेक्टर जनरल बनी है WTO की, उनका नाम है नागोजी ओकोंजा-इवेला। हु बिकम यंगेस्ट टू क्लेम फाइफर ऑन टेस्ट डेब्यूट। ठीक है, क्रिकेट का एक टेस्ट फॉर्मेट होता है। ठीक है, उसमें जो डेब्यूट में किस प्लेयर ने अपने डेब्यूट मैच में 5 से ज़्यादा विकेट जो है वो लिए हैं।
ठीक है। एक इनिंग में 5 से ज़्यादा विकेट लिए हैं, मतलब कि एक जो टेस्ट मैच होता है उसकी 2 इनिंग्स होती है, किसी एक इनिंग में उसने 5 लिया है। तो वो कौन है जिसने यंगेस्ट एज में ये कारनामा करके दिखाया है? वो है रेहान अहमद। तो ये इंग्लैंड के प्लेयर है रेहान अहमद, ठीक है। और ये सबसे छोटे प्लेयर भी है जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया है इंग्लैंड के लिए, ठीक है। तो इन्होंने 5 विकेट हॉल लिया है, ठीक है। और ये थे 18 साल और 126 दिन के थे जब इन्होंने ये 5 विकेट हॉल लिया है। उससे पहले कौन थे? उससे पहले थे पैट कमिंस, उन्होंने 18 साल 193 डेज़ की उनकी उम्र थी, तब उन्होंने 6 विकेट लेके 79 रन जो दिए थे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन 2011। तो पहले ये किसके नाम था? पैट कमिंस जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है उनके नाम था ये रिकॉर्ड। अब किसके नाम पे आ गया है? रेहान अहमद जो ये है इनके नाम ये रिकॉर्ड आ गया है। डैश डैश टू पार्टिसिपेट इन 50th एडिशन ऑफ केप टाउन टू रियो रेस 2023। अभी ये केप टाउन जो सिटी है साउथ अफ्रीका की, वहाँ से एक रेस होती है रियो तक, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा? 2023 में ये जो रेस है ये 50वां एडिशन है इसका, ठीक है। इसके लिए जो इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट करेगा वो है INS तारिणी। आपने नाम याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, INS तारिणी। और ये वही INS तारिणी है जिसने पूरे ग्लोब का चक्कर काटा था, जिसमें सारी की सारी ऑल वुमेन ऑफिसर जो इसका क्रू था, और उसका टाइटल था नाविका सागर परिक्रमा इन 2017 में ये हुआ था, ठीक है। तो ये कब होगा? ये जो ओशियन सेलिंग रेस होगी वो केप टाउन से स्टार्ट होगी 2 जनवरी से, और कहाँ पे? रियो दे जेनेरियो ब्राज़ील में ये ख़त्म होगी। तो ये साउथ अफ्रीका से ब्राज़ील तक की ये रेस होगी जिसमें INS तारिणी जो है वो पार्टिसिपेट करेगा इंडिया की तरफ से। इन सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स विच स्टेट और यूटी गॉट द बेस्ट रैंक इन ऑल कैटेगरी? दैट इज़ बेस्ट रैंक में है आपके पास पुडुचेरी, ठीक है। बेस्ट रैंक में पुडुचेरी है, और पहले नंबर पे पुडुचेरी, दूसरे नंबर पे लक्षद्वीप, तीसरे नंबर पे कौन है? गोवा, तीसरे नंबर पे है, ठीक है। रिपोर्ट कौन जारी करता है? विवेक देबरॉय है जो चेयरमैन है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये रिपोर्ट किसने जारी की है? विवेक देबरॉय जी ने जारी की है। ये किसके ऊपर बेस होती है? ये इसके ऊपर 3 मेन पॉइंट्स होते हैं। इसमें देखा जाता है कि बेसिक ह्यूमन नीड्स क्या है, और बेसिक ह्यूमन नीड्स पूरी हो रही है किसी स्टेट में या नहीं हो रही है, और वेल बीइंग मतलब कि जो पीपल है उस स्टेट के वो उनके वेल बींग्स के लिए कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद अपॉर्चुनिटी, उसके बाद है अपॉर्चुनिटी मतलब कि उस पर्टिकुलर स्टेट के लोगों को कितनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है। ये 3 बेसिक इसके मेन पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर जो है ये रिपोर्ट तैयार की गई है। आपने ये तीनों पॉइंट याद रखने हैं। उसके बाद ओवरऑल कैटेगरी में सबसे पहले नंबर पे है पुडुचेरी, दूसरे पे लक्षद्वीप एंड तीसरे पे है गोवा। और बेस्ट सिटी भी आपने याद रखनी है, पहली है आइजवाल मिजोरम की सिटी है। उसके बाद सोलन एंड शिमला दोनों हिमाचल प्रदेश की सिटीज़ हैं। उसके बाद यहाँ पे रैंकिंग है, पुडुचेरी की जो रैंकिंग है वो हाईएस्ट है 65.99। उसके बाद लक्षद्वीप, उसके बाद गोवा, उसके बाद सिक्किम, मिजोरम, तमिलनाडु एंड हिमाचल प्रदेश। उसके बाद आता है चंडीगढ़ एंड केरला। तो ये टॉप 10 जो भी है, टॉप 10 जो स्टेट्स हैं इस लिस्ट में वो हैं, ठीक है। उसके बाद झारखंड और बिहार, सबसे लोएस्ट है झारखंड का, दैट इज़ 43.95, और उसके बाद है बिहार का, दैट इज़ 44.47। तो लोएस्ट है झारखंड, हाईएस्ट है पुडुचेरी, और सिटी में कौन है? आइजवाल मिजोरम की सिटी, और दूसरे नंबर पे सोलन है, तीसरे नंबर पे शिमला। ये दोनों सिटीज़ हैं हिमाचल प्रदेश की। हु लॉन्च्ड कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरिस्टा, ठीक है। कल्याणी फेरिस्टा क्या है? एक स्टील ब्रांड है, एक नया स्टील ब्रांड है, ठीक है। मतलब कि ग्रीन स्टील ब्रांड है। ग्रीन स्टील ब्रांड मतलब कि इस स्टील को बनाने के लिए कोई भी हमने कार्बन एमिशन नहीं किया है, तब इसको ग्रीन स्टील ब्रांड जो है बोलते हैं। इसका नाम है कल्याणी फेरिस्टा। तो इसको किसने, ये इंडिया का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड है जो कि किसने लॉन्च किया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसको लॉन्च किया है। कहाँ पे लॉन्च किया है? न्यू दिल्ली में लॉन्च किया है। और ये जो स्टील बनाया है कल्याणी फेरिस्टा, ये पुणे की एक स्टील बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है कल्याणी ग्रुप। इन्होंने इसको बनाया है
कि कैसे बनाया है। इस स्टील को बनाने के लिए इन्होंने जो एनर्जी यूज़ की है वो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो इन्होंने यूज़ किए हैं, मतलब कि इसमें कोई कोयला यूज़ नहीं किया है, कोई हाइड्रोकार्बन यूज़ नहीं हुआ है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारा क्या हो जाता है, CO2 एमिट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता है, ग्लोबल वार्मिंग गैसेज एमिट होती है। तो इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट इसमें यूज़ नहीं हुआ है, तभी इसको क्या बोल रहे हैं, ग्रीन स्टील ब्रांड जो इसको बोल रहे हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स, और जो कोयला है या फॉसिल फ्यूल्स है उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारा CO2 एमिट होता है, बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस एमिट होती है, तो उनको इन्होंने यूज़ नहीं किया है। उन्होंने किसको यूज़ किया है, लो कार्बन एनर्जी लाइक हाइड्रोजन उन्होंने यूज़ किया है, कोल गैसिफिकेशन उन्होंने यूज़ किया है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की है। तो इसकी वजह से क्या है, ये पहला ग्रीन स्टील ब्रांड जो है वो बना है इंडिया का, उसका नाम है कल्याणी फरिस्टा। सो कौन सी कंट्री है जिसने ग्रीन स्टील पहले बनाया था, वो है स्वीडन। सबसे बेस्ट जो स्टील होता है वर्ल्ड का वो होता है कौन, निप्पन स्टील। Which institution released the report titled Coal 2022 Analysis and Forecast to 2025? ठीक है, एक रिपोर्ट आई है कोल 2022 एनालिसिस एंड फोरकास्ट टू 2025। ये किसने रिपोर्ट जो है जारी की है, दैट इज़ IEA का मतलब है इंटरनेशनल एनर्जी जो एजेंसी है, उन्होंने ये रिपोर्ट कोल 2022 एनालिसिस एंड फोरकास्ट टू 2025 जो है वो लॉन्च की है। इस रिपोर्ट में क्या क्या है, इस रिपोर्ट में ये है कि जो कोयले की डिमांड है ना वो सबसे ज़्यादा कब हुई थी, 2022 जो साल अभी चल रहा है, इस साल सबसे ज़्यादा जो है कोयले की डिमांड हुई है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो कोयले की डिमांड हुई थी, ठीक है, जो कोयले की पावर ग्रोथ है इंडिया में और द यूरोपियन यूनियन एंड द स्मॉलर एक्सटेंड बाय चाइना, मतलब कि सबसे ज़्यादा इंडिया में हुई है, उसके बाद यूरोपियन यूनियन में भी हुई है और थोड़ा बहुत चाइना में भी सबसे ज़्यादा कोल पावर की ग्रोथ हुई है। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट जो इंक्रीज हुआ है कोल बर्न में वो है चाइना, इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। सबसे ज़्यादा जो कोयला बर्न हुआ है वो चाइना, इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज़्यादा हुआ है। ठीक है, अब ग्लोबल यूज़ ऑफ कोयला, जो कोयला का यूज़ है वो जो है 1.2% जो है वो 2022 में जो भी बचा हुआ है, ठीक है, उसमें 1.2% जो वो इंक्रीज़ होने वाला है और 8 बिलियन टन से ज़्यादा कोयला जो है वो यूज़ हो जाएगा एक साल में, पहली बार। आज तक कभी भी 8 बिलियन टन जो है वो कोयला यूज़ नहीं हुआ है आज तक, तो 8 बिलियन टन जो है इस साल 2022 में ये प्रेडिक्ट किया गया है। So which country has launched group of friends to promote accountability for crime against peacekeepers? ठीक है, पीस कीपर्स यूनाइटेड नेशन में एक फोर्स होती है, उसको बोलते हैं पीस कीपिंग फोर्स। इसमें इंडिया के बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो सोल्जर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और उन्होंने क्या किया है, ठीक है, विच कंट्री, ठीक है, कौन सी कंट्री ने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो है वो लॉन्च किया है, जो पीस कीपर्स हैं। ठीक है, जो पीस कीपर्स हैं जो दूसरे देशों में जाके शांति फैलाते हैं, शांति फैलाने का काम करते हैं, उनके अगेंस्ट उनके साथ जो बहुत सारे क्राइम हो जाते हैं उन कंट्रीज़ में। ठीक है, उसको कम करने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो है वो लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है, इंडिया ने लॉन्च किया है। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया ने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो है वो लॉन्च किया है। किसके लिए, फॉर अकाउंटेबिलिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट पीस कीपर। जो पीस कीपर्स होते हैं ना, दूसरे कंट्री में जाते हैं, उनके अगेंस्ट जो क्राइम होता है उनसे बचाने के लिए। ठीक है, तो UN की जो सिक्योरिटी काउंसिल है वहाँ पे इंडिया ने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है, इंडिया ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हमारे S जयशंकर हैं, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि न्यू दिल्ली मतलब कि इंडिया विल सून हैव ए डाटाबेस दैट विल रिकॉर्ड ऑल द क्राइम अगेंस्ट पीस कीपर। जो ये पीस कीपर्स दूसरी कंट्री में जाके पीस फैलाते हैं, पीस फैलाने का काम करते हैं, उनके अगेंस्ट अगर कोई क्राइम होता है तो उसका एक डाटाबेस जो है इंडिया में तैयार किया जाएगा, ये बताया। तो इंडिया, बांग्लादेश, इजिप्ट, फ्रांस, मोरक्को एंड नेपाल ने इसको क्या किया है, को चेयर किया है। बनाया किसने, इंडिया ने बनाया है। और 6 कंट्रीज़ कौन कौन सी, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, इजिप्ट, फ्रांस एंड मोरक्को, इन्होंने इसको को चेयर किया है। इंडिया, सो सबसे पहले क्या होता है, यूनाइटेड नेशन है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के पास अपनी एक फ़ोर्स होती है। ठीक है, हर कंट्री इसको कंट्रीब्यूट करती है थोड़े थोड़े सोल्जर्स, जिसमें सबसे ज़्यादा जो सोल्जर है वो इंडिया कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, और वो जो पीस कीपिंग फोर्स है वो हम किसी और देश में, जो अशांत देश होते हैं जैसे जैसे फ़िलिस्तीन है, अफ़गानिस्तान है, तो वहाँ पे यूनाइटेड नेशन क्या करेगा, अपनी पीस कीपिंग फोर्सेज हो वहाँ पे भेजेगा। ठीक है, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वो किसका है, वो इंडिया का है। ठीक है,
तो हैज़ लॉस्ट 177 ऑफ इट्स पीस कीपर्स ऑन द लाइन ऑफ ड्यूटी। तो इस टाइम क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन ने जब इनको भेजा था किसी और कंट्रीज़ में, तो वहाँ पे जो पीस कीपर्स गए थे उनकी जो है वहाँ पे वो डेथ हो गई थी और 177 जो है रिपोर्ट की गई है। तो उन पीस कीपर्स की भलाई के लिए, सुरक्षा के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बनाया है। किसने बनाया है? इंडिया ने बनाया है। हु इनॉग्रेट्स गुड गवर्नेंस इन वीक 2022, दैट इज सी जितेंद्र सिंह। सो जितेंद्र सिंह ने क्या इनॉग्रेट किया है? गुड गवर्नेंस वीक जो इनॉग्रेट किया है। कब से कब तक? 19 से लेकर 25 दिसंबर 2022 तक ये चलेगा। इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे दो तरह की स्कीम्स, दो तरह के जो डेज हैं वो अनाउंस किए गए हैं। एक शासन गांव की ओर, नेशन वाइड कैंपेन है ये, ठीक है। जो प्रशासन है, मतलब कि जो सरकार है, वो गांव की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देगी। एक ये इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है, ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ किसका? प्राइम मिनिस्टर, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड जो भारत रत्न है अटल बिहारी वाजपेयी, उनके जन्मदिन पे। जो उनका जन्मदिन कब होता है? 25 दिसंबर को उनका जन्मदिन होता है और उस दिन हम गुड गवर्नेंस डे भी मनाते हैं, ठीक है। और गुड गवर्नेंस वीक कब मनाते हैं हम? 19 से लेकर 25 तक, ठीक है। 19 से लेकर 25 दिसंबर तक हम गुड गवर्नेंस वीक मनाते हैं। और 25 को क्या होता है? गुड गवर्नेंस डे होता है। उसी दिन कौन सा जन्मदिन, किसका जन्मदिन होता है? अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन उसी दिन होता है। तो प्राइम मिनिस्टर है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी मेमोरी में ये गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को मनाया जाता है। गुड गवर्नेंस वीक जो है 19 से लेकर 25 दिसंबर तक मनाया जाता है, जो कि लॉन्च किया है किसने? जितेंद्र सिंह ने। हु इज़ गोइंग टू होस्ट फर्स्ट एवर ट्राइबल विंटर फेस्टिवल, दैट इज़ बी बंदीपोरा। बंदीपोरा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर पे है, जो कि सबसे पहला फर्स्ट एवर जो ट्राइबल होती है, ट्राइब्स होती हैं, उनका एक विंटर फेस्टिवल जो है यहाँ पे आयोजित हो रहा है। कहाँ पे? बंदीपोरा, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो ये जो फेस्टिवल है इज़ ऑर्गेनाइज बाय द डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, इन द कोलैबोरेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ कैटसन। ये दोनों इसको जो है वो मना रहे हैं, ठीक है। इस फेस्टिवल में होगा क्या? इसमें होगा म्यूज़िक, डांस, कल्चर ऑफ द ट्राइबल पीपल। जो वहाँ के ट्राइबल्स पीपल्स हैं उनका जो कल्चर है, म्यूज़िक है, डांस है, उसके बारे में यहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है। पीपल फ्रॉम द कश्मीरी, जो कश्मीर की कम्युनिटी है, गुज्जर है, बकरवाल्स हैं, ठीक है, वो तीनों इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और भी इसमें ट्राइब्स होंगी जो कि इसमें पार्टिसिपेट करेगी। Who surpassed 10 billion evaluation and become डेकाकॉर्न, दैट इज़ IPL, ठीक है। IPL क्या बनाया है? डेकाकॉर्न बना है। डेकाकॉर्न क्या होता है? जब कोई कंपनी 1 बिलियन को पास कर देती है, उसको बोलते हैं हम यूनिकॉर्न। जब वो अपनी ब्रांड वैल्यू $10 बिलियन से ऊपर चली जाती है तो उसको बोलते हैं हम डेकाकॉर्न, ठीक है। तो IPL ने ये माइलस्टोन हासिल कर लिया है, $10 बिलियन से ज़्यादा इनकी वैल्यूएशन हो गई है, ठीक है। IPL की जो इनकम है वो 75% जो है राइज हुई है 2020 के बाद, ठीक है। $10 बिलियन इज़ रेफर टू एज ए डेकाकॉर्न, ठीक है। और स्टार्ट कब हुआ था? IPL 2008 से स्टार्ट हुआ था। राजस्थान रॉयल ने इसका सबसे पहला जो एडिशन है वो जीता था। और इसके करंट चैंपियन कौन है? गुजरात टाइटंस, ठीक है। IPL, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो स्पोर्ट्स लीग है, सबसे बड़ी जो स्पोर्ट्स लीग है वो है नेशनल फुटबॉल लीग, ठीक है, NFL, जिसका जो इनकम है वो है $17 मिलियन। बट जो सेकंड बिगेस्ट है वो है IPL, उनका जो टर्नओवर है वो है $12 मिलियन का। तो इसी को सरपास करने के लिए अब क्या हो रहा है? अब IPL अपनी क्वांटिटी ऑफ गेम्स जो है वो बढ़ाने वाला है अगले साल से। व्हाट इज़ वागीर? वागीर क्या है? आंसर इज सी, दैट इज़ सबमरीन। तो ये एक तरह की सबमरीन है। सबमरीन इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जो कि आपके पानी के नीचे से ट्रैवल करता है ताकि दुश्मन इसको ना देख सके, तो इसको बोलते हैं सबमरीन। तो वागीर इज ए सबमरीन। इसके बारे में हम और जानते हैं, कुछ और है। P-15 ब्रावो क्लास और P-15B जो हमारे पास प्रोजेक्ट है ना, 15 और P-15B जो प्रोजेक्ट है वो क्या है? उसमें गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, ठीक है। इट इज़ डिज़ाइंड बाय द वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो, दैट इज़ WDB, ठीक है। और इसमें से जो 4 शिप है वो MDL मैजागॉन डॉक लिमिटेड और अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर जो है वो आती है। इसके अंदर कौन सा आती है? प्रोजेक्ट 15B के अंदर आती है INS विशाखापट्टनम, INS मार्मोगोआ, INS इम्फाल एंड INS सूरत। तो आपने ये चारों याद रखने हैं, ये आते हैं प्रोजेक्ट 15B में।
अब कोलकाता क्लास 15A, ठीक है, पहले हमने 15B पढ़ा था, अब 15A में पढ़ेंगे, ये कोलकाता की क्लास है, ठीक है। स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर, ये भी स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर है, ठीक है। इसकी 3 शिप्स हैं, कोलकाता, कोची एंड चेन्नई, इसके 3 नाम है, कोलकाता, कोची एंड चेन्नई। उसको भी कौन बना रहा है? MDL बना रहा है, मैजागॉन डॉक लिमिटेड ही इसको बना रहा है। अब प्रोजेक्ट 15 है, दैट इज़ दिल्ली क्लास डेस्ट्रॉयर, ठीक है, बट कोलकाता क्लास डेस्ट्रॉयर आर कंसिडरेबली मोर कैपेबल ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन द डिज़ाइन, ठीक है। अब प्रोजेक्ट 17A की बारी आती है, ठीक है। प्रोजेक्ट 17A क्या है? ये एक स्टील फ्रिगेट गाइडेड मिसाइल का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव। इनको जो प्रोजेक्ट 17A है, ये 2 कंपनीज बनाती है, एक MDL बनाती है और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स जो इंजीनियर्स हैं वो बनाते हैं। और प्रोजेक्ट 17A के अंदर आती हैं नीलगिरी, हिमगिरी, तारागिरी, उदयगिरी, दूनागिरी एंड विद्यागिरी, ठीक है। तो प्रोजेक्ट 17A के अंदर जितनी भी गिरी का नाम की आती है ना गाइडेड मिसाइल्स फ्रिगेट, वो सारी की सारी प्रोजेक्ट 17A की है। अब प्रोजेक्ट 75 जिसकी हम अभी बात कर रहे थे वागीर की, जो प्रोजेक्ट 75 है इंडिया का, वो इंडिया और फ्रांस दोनों मिलके बना रहे हैं, ठीक है। जो वागीर है वो भी इंडिया और फ्रांस दोनों ने मिलके बनाया है। इसके अंदर 6 सबमेरीन्स हैं, ठीक है, कलवरी, खंडेरी, खरंज, वेला, वागीर एंड वागसिर इसके अंदर है। सो कोविड वेरिएंट डैश बिहाइंड चाइना सर्ज हैज़ बीन फाउंड इन इंडिया, ठीक है। कौन सा ऐसा कोरोना का वायरस है जो वेरिएंट है जो चाइना में तबाही फैला रहा है और वो आजकल इंडिया में भी पाया गया है, दैट इज़ BF7। सो BF.7 ये जो वेरिएंट है ये इंडिया में भी पाया गया है, ठीक है। BF7 जो है ये सबलाइनेज है ओमिक्रॉन वेरिएंट की, ठीक है। ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है BA.5 उसी का ये एक वेरिएंट है, उसका नाम है BF7। अब होता क्या है, जैसे कोरोना का वायरस है, ठीक है, जैसे ये एक आदमी के अंदर चला जाता है तो वहाँ पे क्या हो जाती है, बहुत सारी इसके अंदर मैनिपुलेशंस हो जाती है इसके DNA के अंदर, ठीक है। फिर ये निकलता है, फिर दूसरे इंसान के अंदर चला जाता है, फिर उसके अंदर कुछ और चेंजेस आएंगे। तो इस तरह से क्या होगा, यहाँ पे सपोज कर लो इसका वेरिएंट था A, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों के अंदर पास होके ये क्या बना देगा, अपना वेरिएंट B बना देगा। तो इस तरह से इसका वेरिएंट जो है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। तो ओमिक्रॉन का ही एक टाइप है BF7 जो आजकल चाइना में बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है, मतलब कि 60%, वहाँ की 60% आबादी पूरे वर्ल्ड की 10% आबादी के बराबर है, वो सारी की सारी कोरोना से इन्फेक्टेड होने वाली है, ठीक है। इसकी एक खासियत ये है कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग इन्फेक्शन फैलाता है, मतलब कि ये बहुत तेज़ी से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। बट इसका एक एडवांटेज ये है कि ये शॉर्टेस्ट है, शॉर्टर इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब कि थोड़े से टाइम के लिए ज़िंदा रहता है, बट उस टाइम वो बहुत प्रॉब्लम कर देता है ह्यूमंस के लिए, ठीक है। और इसकी एक ये बात भी है कि अगर कोई बंदा वैक्सीनेटेड है, ठीक है, उसको भी ये इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये 3-4 बातें आपने याद रखनी है इसके बारे में। अभी इंडिया में इसके 2 केस रिपोर्ट हुए हैं गुजरात से, 2 केस हुए हैं उड़ीसा से रिपोर्ट, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंगली जो यूनाइटेड स्टेट है, यूके है, यूरोपियन नेशंस है सच एज बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस एंड डेनमार्क, वहाँ पे भी ये वायरस जो है वो पहुँच चुका है। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या बोला है, गवर्नमेंट ने ये बोला है कि एडवाइजिंग पीपल टू वेयर मास्क, कि मास्क पहनो क्राउडेड प्लेसेस में जाने से पहले। और यहाँ पे कोई भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ये किसने बोला है, ये बोला है आधार पूनावाला ने, जो कि वैक्सीन बनाते हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ये ऑनर हैं। सो व्हाट इज़ द रैंक ऑफ RRR इन ग्लोबल लिस्ट ऑफ टॉप 50 फिल्म ऑफ 2022। तो वर्ल्ड की जब से जो टॉप 50 फिल्म्स हैं वो उसकी एक लिस्ट जारी की है साइट एंड साउंड मैगजीन ने, ठीक है। टॉप 50 फिल्म ऑफ वर्ल्ड, ग्लोबल मतलब कि पूरे वर्ल्ड की, उसमें जो RRR है उसका रैंक है 9th, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। SS राजामौली ने इसको डायरेक्ट किया है, ठीक है। टॉप 50 में इसका 9वां नंबर है। और इंडिया की इसमें एक और भी डॉक्यूमेंट्री है जो शानुक सेन ने बनाई है, उसका नाम है ऑल दैट ब्रीथ, ठीक है। तो आपने दोनों याद रखना है, RRR 9th रैंक इन द टॉप 50 फिल्म ऑफ 2022 और ऑल दैट ब्रीथ्स इट इज़ ए डॉक्यूमेंट्री, ठीक है। शानुक सेन की ये डॉक्यूमेंट्री, दोनों इंडियन है। who organized Delhi International Art Festival, that is C Ministry of Culture। So Ministry of Culture ने क्या ऑर्गेनाइज किया है, दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल दिल्ली में इन्होंने लॉन्च किया है। दिल्ली में कहाँ पे, जो कर्तव्य पाथ है ना, वहाँ पे इसको लॉन्च किया है। इसकी एक टैगलाइन भी है, वेयर भारत मीट्स इंडिया,
ठीक है, जहाँ भारत इंडिया को मिलता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टैगलाइन है, आपने इसको याद रखना है। ठीक है, क्यों इसको मना रहे हैं? इसको इसीलिए मना रहे हैं कि जो वॉरियर हैं, ठीक है, जो हमारी फ्रीडम फाइटर के लिए जो जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं उनको याद कर सकें। ठीक है, और बहुत सारी डिसीजंस हैं, स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, किसके लिए? वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। ठीक है, उनके बारे में अप्रिसिएशन एंड क्लीनिंग अवर हॉली रिवर, जो हमारे पास हॉली रिवर गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, ठीक है, इनकी क्लीनिंग के लिए, क्लीनिंग ऑफ आवर हॉली रिवर, इनके लिए जो भी काम हुए हैं उसको सेलिब्रेट करने के लिए, और हमारी कंट्री को क्लीन रखना है और डर्ट फ्री रखना है और डिजीज़ फ्री रखना है। इसके लिए जितने भी लोगों ने काम किया है उनके अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल जो है वो दिल्ली में मनाया जा रहा है। कौन मना रहा है, किसके थ्रू इसको मना रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसको मना रहा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज है दिसंबर के, आपने याद रखने हैं। 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे, वेरी इंपॉर्टेंट। 2 दिसंबर दो सेलिब्रेशन होती है यहाँ पे, दैट इज़ वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे एंड इंटरनेशनल डे ऑफ एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। 3 दिसंबर इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी एंड वर्ल्ड कंजर्वेशन डे। 4 दिसंबर नेवी डे। 5 दिसंबर इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। 7 दिसंबर आर्म्ड, ये 2 डेज हैं, लाइक आर्म्ड फोर्सेज फ्लैग डे एंड इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। 9 दिसंबर इंटरनेशनल डे अगेंस्ट करप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। 10 दिसंबर ह्यूमन राइट्स डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीज 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 11 दिसंबर इंटरनेशनल माउंटेन डे, वेरी इंपॉर्टेंट। 14 दिसंबर इंटरनेशनल एनर्जी डे। 18 दिसंबर इंटरनेशनल माइग्रेंट डे। 19 दिसंबर गोवा लिबरेशन डे। 28 दिसंबर इंटरनेशनल ह्यूमन सोलिडेरिटी डे। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 23 ऑफ दिसंबर किसान दिवस, फार्मर डे। और आपने याद रखना है 19 से लेकर 25 तक क्या होता है? गुड गवर्नेंस वीक। और 25 दिसंबर गुड गवर्नेंस डे, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, 26 दिसंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीर बाल दिवस। ये पिछली साल पहली बार मनाया गया है, इस बार इसको दूसरी बार मनाएंगे। 29 ऑफ दिसंबर को क्या है? इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। क्वेश्चन इज इंडियन रेलवे ओपन्स नेशंस लॉन्गेस्ट एस्केप टनल इन, दैट इज़ बी कश्मीर। तो इंडियन रेलवे ने अपनी जो इंडिया की सबसे लंबी एस्केप टनल बोल रहे हैं हम इसको, ठीक है, इसका नाम है T49। ठीक है, ये T49 इंडियन रेलवे की सबसे लॉन्गेस्ट टनल है, आपने याद रखना है। कहाँ पे खोली है? कश्मीर में खोली है। तो इंडिया की लॉन्गेस्ट एस्केप टनल है जिसकी लेंथ है 12.89 किलोमीटर। ठीक है, 12.89 किलोमीटर ये लंबी है। कंस्ट्रक्टेड ऑन कौन से रोड पे? दैट इज़ बनिहाल कतरा रेलवे लाइन पे हमने इसको बनाया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। तो इसका नाम है T49। तो आपने इसका नाम याद रखना है कि इंडियन रेलवे की सबसे लंबी जो टनल है दैट इज़ T49। अब कुछ और टनल के बारे में बात करते हैं। अटल टनल आपको पता है कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। ये लॉन्गेस्ट हाई एल्टीट्यूड, ठीक है, लॉन्गेस्ट भी और हाई एल्टीट्यूड की भी टनल है। ठीक है, ओनली लॉन्गेस्ट नहीं है, लॉन्गेस्ट एंड हाई एल्टीट्यूड टनल है, रोड टनल है। ये रेलवे की टनल नहीं है, ये रोड की टनल है। इसकी लेंथ है 8800 मीटर्स और 5.5 माइल्स अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, दूसरी है पीर पंजाल रेलवे टनल। ये रेलवे टनल है जिसकी लेंथ है 11.215 किलोमीटर और 11.22 किलोमीटर इसकी लेंथ है। तीसरी है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड टनल जम्मू कश्मीर। ठीक है, जो पीर पंजाल है वो रेलवे की है, T49 भी रेलवे की है, अटल जो है वो रोड की है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी है रोड टनल है। ये भी जम्मू कश्मीर में है। इसकी जो लेंथ है वो है 9.34 किलोमीटर। त्रिवेंद्रम पोर्ट रेलवे टनल, ये भी रेलवे की है, केरला की, 9.02 किलोमीटर। बनिहाल रोड टनल जो जम्मू कश्मीर में है, इसकी लेंथ भी 8.5 किलोमीटर है। ठीक है, संगल्डन रेलवे टनल जो जम्मू कश्मीर की है जिसकी लेंथ है 8000 मीटर, अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर। तो ये जितनी भी टनल्स मैंने यहाँ पे बताई है ये सारी की सारी कौन सी है? रेलवे टनल है, एक्सेप्ट जो ये अटल टनल है ये रोड टनल है। विच सिटी गेट्स कंट्रीज फर्स्ट इन्फेंट्री म्यूजियम? ठीक है, जो इन्फेंट्री होती है, बहुत सारे आर्मी के जो इन्फेंट्री होती है उसका जो पहला म्यूज़ियम है इंडिया का वो खुला है महुआ, इंदौर, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इंदौर तो ये इंडिया का सबसे पहला इन्फेंट्री म्यूज़ियम है। ठीक है, और इंडिया का पहला है और वर्ल्ड का ये दूसरा है।
ठीक है। पहला जो है वर्ल्ड का पहला अमेरिका में खोला गया था, अब दूसरा वर्ल्ड का इंडिया में खोला गया है। और ये इंडिया का कौन सा है, पहले नंबर का इन्फेंट्री म्यूजियम है जो महुआ मध्य प्रदेश इंदौर में खोला गया है। तो इसमें क्या होगा, ठीक है, इसमें जितनी भी हिस्ट्री है ना हमारी आर्मी की या इन्फेंट्री की, जितने भी हमारे पास सेना है, ठीक है, सेना की जो हिस्ट्री है 1747 से लेकर 2020 तक, ठीक है, वो सारी की सारी यहाँ पे पिक्चर के थ्रू बताई जाएगी। ठीक है, रिच हेरिटेज बताया जाएगा, ग्लोरियस हमारा पास्ट कैसा रहा है उसको बताया जाएगा, हमारे सेक्रीफाइस जो लोगों ने सेक्रीफाइस किया, इन्फेंट्री ने, सेना ने जो सेक्रीफाइस किया है, ठीक है, उसकी क्या होगी, यहाँ पे फ़ोटोज़ होंगी, उसमें बताया होगा कि क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था हमारी हिस्ट्री में, हमने किस किस तरह से हमारे सैनिकों ने हमारी हेल्प की थी। सो दिस म्यूजियम इज़ द फर्स्ट इन द कंट्री एंड सेकंड इन द वर्ल्ड। ठीक है, और फर्स्ट जो वर्ल्ड का है वो अमेरिका ने बनाया है। ठीक है, मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, भोपाल, मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगूबाई सी पटेल एंड मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर दैट इज शिवराज सिंह चौहान। सो विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड अरुणोदय 2.0 स्कीम। ठीक है, जो अरुणोदय स्कीम थी ये है स्कीम आसाम की, आसाम गवर्नमेंट की ये स्कीम है। इन्होंने इसका 2.0 स्कीम भी अभी लॉन्च किया है। इसका मेन मकसद क्या है, इसका मेन मकसद ये है कि हमने फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना है उन लोगों को जो बहुत ही ज़्यादा गरीब है, जिनको बहुत ज़्यादा बीमारी लगी है, गंभीर बीमारियाँ लगी है, जो बहुत ज़्यादा गरीब है, उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान करना, ये इसका मेन मतलब है। ठीक है, उनको पैसे प्रोवाइड करना। ठीक है, और अरुणोदय का मतलब ही होता है मॉनिटरी बेनिफिट, मतलब कि पैसों की हेल्प करना ताकि वो अपने लिए खाना खरीद सके, अपने लिए दवाइयाँ खरीद सके। तो ये सब कुछ आता है इस स्कीम के अंडर। तो ये सबसे पहला और अरुणोदय का जो पहला स्कीम का जो पहला था वो चरण था वो 2 अक्टूबर 2020 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और इसमें 24 लाख पुअर हाउस होल्ड जो स्टेट में थे, 24 लाख लोग थे, उनको क्या किया है, उनको उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसे देके उनको उनकी हेल्प की है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें दीनदयाल दिव्यांग पेंशन योजना प्लस विडो पेंशन स्कीम, ठीक है, इन दोनों को इनको क्या किया है, इनमें सबमर्ज किया है, किसमें, अरुणोदय में। ठीक है, एक दिव्यांग और दूसरे विडो पेंशन दोनों को इकट्ठा किया है, उसको अरुणोदय 2.0 बना दिया है। और साथ में क्या है, जोड़ दिए इसमें ट्रांसजेंडर भी इसी में जोड़ दिए हैं। ठीक है, तो इसमें पहले 830 रुपये मिलता था, अब 1250 रुपये पर वुमेन को मिलेगा। और कुछ एक हाउस होल्ड ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गंभीर बीमारी से ग्रसित होते हैं लोग, जैसे सेरेब्रल प्लेसी, थैलेसीमिया, हेमोफीलिया, मतलब ये काफ़ी गंभीर बीमारियाँ होती है। ठीक है, उनको भी ये पैसा जो है दिया जाता है ताकि वो अपना इलाज कर सके, अपना लाइफ अच्छे से गुजार सके। तो अरुणोदय 2.0 स्कीम जो है वो है आसाम की। So which university become only university in India to get grade A by NAAC, that is B, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो है, ठीक है, अमृतसर की, उनको क्या मिला है, ग्रेड A मिला है। किससे, NAAC के थ्रू। NAAC क्या होता है, NAAC होता है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल। ठीक है, ये क्या करते हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया जितनी भी हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, उनको देखता है कि वो अच्छे से एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, उसके बेस पे ये क्या देते हैं, इनको रेटिंग देते हैं। ठीक है, तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी इंडिया की एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसको A ग्रेड मिला है। ठीक है, इसका स्कोर है 3.85। ठीक है, और कोई भी यूनिवर्सिटी इसमें नहीं है, ना कोई स्टेट यूनिवर्सिटी है, ना कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ना कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ओनली गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ही इसके अंदर है। और दूसरे नंबर और एक और है, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी इसके अंदर है ग्रेड A में, वो एक ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और कोई भी नहीं है, मतलब कि ये यूनिवर्सिटी नहीं है, दैट इज़ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, ये भी इसके अंडर है, इसको भी ग्रेड A मिला है। बट यूनिवर्सिटी पूरी इंडिया में एक ही है, उसका नाम है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। वो लॉन्चेज INS अरनाला, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। ठीक है, एक INS अरनाला है। ठीक है, ये एंटी सबमरीन है, मतलब कि जो पानी के नीचे पनडुब्बियाँ जो होती हैं ना, वो पानी के नीचे से जाती हैं। तो ये जो INS अरनाला है, ये क्या करता है, पानी के नीचे इन सबमरीन्स को ढूंढता है और उनको ढूंढ के मारता है। ठीक है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो
वाटर एयरक्राफ्ट, इसको जो है लॉन्च किया है, किसने किया है? इंडियन नेवी ने इसको लॉन्च किया है। कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में इसको, तो इंडियन नेवी ने इसको लॉन्च किया है। इसका नाम है अर्नाला, ठीक है। इसके अंतर्गत हम 8 ऐसे ही एंटी सबमरीन्स बनाएंगे, ठीक है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट हम बनाएंगे। कितने बनाएंगे? 8 बनाएंगे, ठीक है। कहाँ पे बन रहे हैं? LNT इन चेन्नई कटुपाल में इनको बना रहे हैं। और कौन बना रहा है? इनको ये याद रखना है, ये बना रहा है, ठीक है। गार्डन री शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ये इसको बना रहे हैं अर्नाला को, ठीक है। टोटल हम 8 बनाएंगे, ठीक है। एंटी सबमरीन से ये मतलब कि एंटी सबमरीन वॉरशिप जो पानी के अंदर सबमरीन चलती है उनको ढूंढ के मारना, ठीक है। और बे ऑफ बंगाल से हमने इसको कमीशन किया है, ठीक है। इसका नाम अर्नाला क्यों रखा है? अर्नाला एक आइलैंड है, ठीक है। कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में एक आइलैंड है। महाराष्ट्र से 13 किलोमीटर दूर वसाई में एक आइलैंड है, ठीक है, जो कि मराठा किंग वॉरियर जो छत्रपति शिवाजी हैं उनका एक आइलैंड हुआ करता था। शैलो शो, द लास्ट शो एंड डैश डैश आर शॉर्ट लिस्टेड टू ऑस्कर 2023, दैट इज ट्रैक नट्टू नट्टू फ्रॉम SS राजामौली RRR, ठीक है। SS राजामौली की जो RRR मूवी है उसमें एक गाना है, उसका नाम है नट्टू नट्टू, ठीक है वो। और शैलो शो मूवी कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है, बेस्ट फॉरेनर मूवी। एंड ट्रैक नट्टू नट्टू, ठीक है, ये जो गाना है ये दोनों तो है किसके लिए? ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुए। अभी ऑस्कर मिला नहीं है, ये नॉमिनेट हुए, ठीक है। गुजराती लैंग्वेज की मूवी है शैलो शो, द लास्ट शो मतलब होता है इसका। ये इंडिया की ऑफिशियल एंट्री है फॉर 2023 ऑस्कर अवार्ड, ठीक है। और दूसरा जो गाना है नट्टू नट्टू फ्रॉम SS राजामौली, ठीक है, इसको शॉर्टलिस्ट किया गया है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में, ठीक है। अभी इस पर क्या होगा? नॉमिनेट किया गया है इसको, ठीक है। तो ये दोनों इंडिया की ये 2 चीज़ें जो ऑस्कर 2023 में पार्टिसिपेट करेंगी। अभी हमने पढ़ा था SS राजामौली की जो फिल्म है वो टॉप 50 मतलब कि वर्ल्ड का जो टॉप 50 फिल्म है उसमें इसका 9th रैंक आया हुआ है, ठीक है। ये रिपोर्ट किसने जारी की है? साइट एंड साउंड मैगजीन ने इसको जारी किया है। और इसी लिस्ट में एक शानुक सेन्स की एक डॉक्यूमेंट्री भी है, उसका नाम है ऑल दैट ब्रेथ्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।